नेपाल में उसको किचकंडी बोलते हैं। तो उन्होंने, अब इतने लोगों के सामने एक आदमी कर भी क्या सकता है, उन्होंने दादाजी को उठा करके नीचे फेंक दिया बस से। उनके मुंह के बल गिरे, थोड़ा उनके हाथ छिल गए पूरे, दादाजी के बैठे अंदर। तो एक औरत पीछे से आई, वो चेहरा नहीं दिख रहा था उनका, जंगल की तरफ से आई और वो गाड़ी में पीछे बैठ गई। आगे चलते हुए फिर बस खराब होने लग गई। दादाजी ने पीछे देखा तो वो लड़की नहीं थी, औरत नहीं थी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। सबसे ज़्यादा पसंद आने वाले रियल इंसिडेंट होते हैं जो इंसिडेंट हमें माउंटेन एरिया से मिलते हैं, मतलब पहाड़ी एरिया से, जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड या फिर ऐसी जगहें। कुछ अलग हटके इंसिडेंट हमारे पास यहाँ से आते हैं। और फिर कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो दिल को छू के चले जाते हैं। सीख तो देते ही हैं, लेकिन एक सबक भी बहुत बड़ा दे जाते हैं। आज आपके सामने मैं एक ऐसा रियल इंसिडेंट लेके आया हूँ जिसे आखिरी तक आज आपने देख लिया तो आपके मिक्स इमोशन ऐसे निकल के आएंगे कि आज कमेंट में आप अपने सारे इमोशंस बता के जाएंगे। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें विमल ने बताया है। इससे पहले विमल ने हमसे 2 रियल इंसिडेंट अपने शेयर किए, जहाँ पर उन्होंने एक अपने दोस्त का बताया, हिमाचल की अर्बन लेजेंड मिट्टी, और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे उनको थर्ड आई का एक आशीर्वाद मिला था, उनके देवताओं ने दिया था, और वो आशीर्वाद कैसे उनसे छिन गया। अब ये रियल इंसिडेंट उन्होंने बताया अपने दादाजी का। विमल जो कि हिमाचल के रहने वाले हैं, इन्होंने अपने बारे में बताया कि अक्षय भाई, मैं जनता को बताना चाहूँगा कि हम एक्चुअली में नेपाल से बिलोंग करते हैं। नेपाल में हमारी पूरी की पूरी फैमिली रहती थी और मेरे दादाजी का जन्म हुआ था 1930 में। मेरे दादा को मेरी जो दादा की मम्मी जी थी वो बहुत प्यार करती थी। वैसे तो घर में 4 बच्चे थे, 2 बड़ी बहनें, फिर एक लड़का, और सबसे छोटे जो थे वो इनके दादाजी थे, जिनके बारे में आज हम जिक्र कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि इनके दादा का नाम था हस्तवीर। हस्तवीर जो थे, हम उन्हीं के रियल इंसिडेंट को अब हस्तवीर के नाम से ही जानेंगे और आखिरी में फिर इसे जोड़ेंगे हम विमल से। तो विमल ने बताया कि अक्षय भाई 1930 में जब दादाजी का जन्म हुआ हस्तवीर का, तो उनके मम्मी पापा उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन जब 1940 में 1940 में ये 10 साल के हुए तो नेपाल में बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, जिस वजह से इनके खाने के लाले पड़ गए थे। फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उस टाइम पर एक और अंकल थे जो नेपाल में रहा करते थे। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हस्तवीर को वो इंडिया लाना चाहते अपने साथ। इंडिया में वो जो अंकल थे उनका आना जाना बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो 1940 में हस्तवीर को जो अंकल थे वो अपने साथ इंडिया लेके आ गए। और यहाँ पर उस टाइम पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, तो हस्तवीर को एक अंग्रेज़ों के घर में एज अ हेल्पर की तरीके से उन्होंने प्लेस करवा दिया। मतलब अब जो हस्तवीर थे वो नेपाल से इंडिया आ चुके थे 10 साल की उम्र में, और यहाँ पर वो घर की साफ सफाई और उठना बैठना सारी चीज़ें किया करते थे। फिर विमल के दादाजी ने, जैसे विमल को बताया कि अंग्रेज कुछ ज़्यादा ही बदनाम थे। हर अंग्रेज ऐसा नहीं था। मतलब हस्तवीर जो थे उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ों की शासन में जिनके घर पर वो हेल्पर के तौर पर लगे थे, वहाँ पर उनका पूरा ख्याल रखा जाता था। फिर 1947 में, जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेज़ों का शासन जब ख़त्म हुआ, उस टाइम पर जो हस्तवीर थे उनको अंग्रेज़ों ने इनविटेशन दिया उस फैमिली ने कि चलो हमारे साथ इंग्लैंड चलो और वहाँ पर हमारे साथ रहना। लेकिन उस टाइम पर जो हस्तवीर थे वो ये चाहते थे कि वो इंडिया से जुड़े हुए हैं। इंडिया में उनका जन्म नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ने उन्हें संभाला है। यहाँ पर से जितना भी पैसा वो कमाते थे, थोड़ा बहुत पैसा अपने अंकल के हाथों अपने घर पहुँचाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी, 1940 में जब वो अंग्रेज़ों के पास लगे थे, 1947 तक उनकी घर में कोई भी बातचीत नहीं हुई। क्योंकि उस टाइम पर अगर फ़ोन अंग्रेज़ों के घर में भी हुआ करता होगा या फिर नहीं भी हुआ करता होगा, तो बिलीव मी, नेपाल में तो ऐसी कोई सुविधा नहीं रहती होगी। इन सालों में विमल ने बताया अक्षय भाई, दादाजी ने अपने घर वालों को बहुत मिस किया। 1947 में जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, उसके बाद जो इनके दादाजी थे हस्तवीर, वो बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हो गए थे। उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, तो दर बदर वो अपने लिए काम ढूंढते फिरते थे। 3 महीने 2 महीने उन्होंने कहीं रेस्टोरेंट में काम किया, कहीं होटल में काम किया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई स्टेबल नौकरी नहीं मिल रही थी। 1948-1949 में उन्हें एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में नौकरी मिलती है, जो कि एक सरकारी नौकरी थी।
वहाँ पर आकर ये बिल्कुल स्टेबल हो गए। लेकिन ऐसी नौकरी में आपको जान का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इनको जो शिफ्ट मिली थी वो लगभग शाम की शिफ्ट मिली थी, और उस टाइम पर जो बिजली के खंभे बना करते थे, जिसको अभी आप लंबे लंबे खंभे देखते हैं जब आप ट्रेन से गुजरते हैं या फिर गाड़ी से गुजरते हैं, जो खेतों के बीच में कनेक्शन होते हैं लाइन के, उस टाइम पर इन्हें वो खंभे बनाने होते थे। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में होते हुए जान का रिस्क लेना पड़ता था। और उस टाइम पर जो इनके दादाजी थे उन्होंने ही ये बात बताई कि सैलरी बहुत कम हुआ करती थी। इन्हीं सब चीज़ों में कुछ अच्छी घटनाएं भी हुई। जो इनके दादाजी थे जब भी काम पर जाया करते थे तो उस टाइम पर इनकी जो शिफ्टिंग हो गई थी वो शिमला में हो गई थी। शिमला में काम करते करते इन्हें एक लड़की दिखी। उस लड़की से इन्होंने पानी मांगा। काफ़ी थके हुए थे इनके जो दादाजी थे, और फिर वक्त बेवक्त इनमें आपस में मुलाकात बढ़ने लगी। दादाजी ने, हस्तवीर ने, अपनी उम्र में लगभग 19-20 साल में उस लड़की से शादी करी। गांव वालों ने पहले तो आपत्ति बहुत ज़्यादा दिखाई, क्योंकि हस्तवीर जो थे वो वहाँ के लोकल नहीं थे। लेकिन जब सबने देखा कि सरकारी नौकरी है और लड़का अच्छी तरीके से रह रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद से कर रहा है, तो जो लड़की के फैमिली वाले थे उन्होंने भी इस चीज़ के लिए एग्री कर दिया। फिर इन्होंने अपनी दादी का नाम बताया। उनका नाम था कलावती। कलावती जिन्होंने घर को संभाला। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो दादाजी थे उन्होंने कलावती जी से शादी तो कर ली थी, उनसे भी 4 बच्चे अगले 5-10 साल में हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इतने सालों में ये कभी अपने घर नहीं गए। थोड़े वक्त बाद ही शिमला से हिमाचल वापस आ गए थे। वहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे। 1955 में इन्हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में नौकरी मिली थी। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया शादी हुई, बच्चे हुए, और 1965 में हस्तवीर ने डिसीजन लिया कि हम अपने घर होके आएंगे। मतलब मैं अपने घर होके आऊँगा और अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ। इतने सालों में पता नहीं क्या हो गया होगा। ये डिसीज़न बनाते हैं और कलावती जी से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे आप भी मेरे साथ चलो और हम नेपाल चलते हैं। कुछ करेंसी मैंने जोड़ ली है और वहाँ पर जाके मम्मी से मिलते हैं, बहन से मिलते हैं, भाई से मिलते हैं। 2 बहनें, भाई सब जो है इनके नेपाल में है, और उनका अभी तक इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि इनको कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं मिला कि अपने घर तक पहुँच पाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी में दबे हस्तवीर अपनी जो वाइफ है उनसे बात करते हैं, तो उनकी वाइफ बताती कि देखिए जी, बच्चे छोटे हैं और आपको पता है कि सुविधाएँ इतनी सारी है नहीं। जैसे आज के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है कि आप फ्लाइट ले सकते हो, ट्रेन ले सकते हो, कार से जा सकते हो। उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस चीज़ को जो हस्तवीर थे उन्होंने समझा और वो अकेले जो है निकलते हैं। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप सबसे पहले निकलते हैं हिमाचल से नेपाल की तरफ, तो आपको बस बदल बदल के जानी पड़ती है। उस टाइम पर हिमाचल से नेपाल की जो बस हुआ करती थी वो 12 घंटे लेती थी अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जैसा मुझे रिकॉर्डिंग में बताया गया वैसा मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। मैंने कोई गूगल मैप पे खोज नहीं की है। 12 घंटे का रास्ता जो शायद नेपाल के आसपास किसी जगह पर उतारना था हस्तवीर को, जो कि विमल के दादाजी है, और फिर वहाँ से 5 घंटे पैदल जाना था हस्तवीर को अपने घर तक, जहाँ पर उनका खुद का गाँव था। हुआ क्या, जब इन्होंने बस पकड़ी और वो बस नेपाल के एरिया में जैसे ही घुसती है वहाँ पर जाके बस ख़राब हो जाती है। बस में जितने भी बैठे लोग थे उन्हें लगा कि ठीक है, हो सकता है कि तकनीकी खराबी हुई हो, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि जिस जगह पे बस रुकी है एक्चुअली में वहाँ पर एक अर्बन लेजेंड फेमस है। किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि आज बस में कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद मौत के बिल्कुल करीब उन्हें लेके जाएगा। जैसे ही बस रुकी वहाँ पर बस ख़राब हुई तो हस्तवीर और बाकी जो लोग थे जो बस के पैसेंजर थे वो बस से उतरे। सबने धीमी धीमी हवा वहाँ पर ली, जो खुली हवा थी। जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हस्तवीर जो विमल के दादाजी थे वो पीछे मुड़ के देखते और वो देखते कि एक औरत जिसको अभी तक उन्होंने बस में नहीं देखा था, उसका मुँह पूरा छुपा हुआ था, उन्होंने वाइट साड़ी पहनी थी, और वो बस में बैठती हैं। बस आगे चलती है, मुश्किल से 5-10 किलोमीटर बस आगे गई होगी। फिर अचानक से बस जो है ख़राब हो जाती है। बस के ख़राब होने का रीज़न इस बार कोई नहीं समझ पा रहा था। एक बार तो चलो मान लेते हैं तकनीकी खराबी आई होगी, लेकिन एक ऐसी जगह पर बस रुकना जहाँ पर अर्बन लेजेंड की बहुत कहानियाँ फेमस है, वहाँ पर बस रुक जाए तो आपको पता है कि गला और हलक दोनों ही सूख जाते हैं। बस ठीक करते करते फिर दोबारा सारे पैसेंजर नीचे उतरते हैं। ड्राइवर कंडक्टर से पूछते कि भाई साहब क्या हुआ, बस क्यों ख़राब हो रही है। जो कंडक्टर थे उन्होंने बताया कि आज तक बस इस रूट पर कभी ख़राब नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हमें कोई इशारा मिल रहा है। बस थोड़ी ही देर में ठीक होती है और धीरे धीरे सब बस में घुसना स्टार्ट करते हैं। तो जो दादाजी थे हस्तवीर, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि बस में वो औरत अब नहीं है जो पहले बस में बैठी हुई थी। तो दादाजी अचानक से उठते और बस में चिल्लाना शुरू करते कि रुकिए रुकिए, एक पैसेंजर रह गया है, मेरी मानिए, एक बार बस रोक लीजिए। तो ड्राइवर जो थे उन्होंने बस रोकी। कंडक्टर और बाकी पैसेंजर वहाँ पे सब कुछ सुनने के लिए खड़े होते हैं। कौन सी पैसेंजर रह गई है। जैसे ही कंडक्टर ने पूछा तो यहाँ से दादाजी बताना शुरू करते हैं कि जब पिछली बार बस ख़राब हुई थी तो एक औरत चढ़ी थी जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। सब ने ये सुना
और लगभग सबके चेहरे पे पसीने थे, सब डरे हुए थे। और अचानक से कंडक्टर बोलते हैं ड्राइवर से कि इसने किचकंडी को देखा है। जैसे ही किचकंडी का नाम आया, दादाजी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन सारी बस के जितने भी लोग थे बुरी तरीके से डरे हुए थे, क्योंकि एक्चुअली में किचकंडी वहाँ की एक अर्बन लेजेंड थी। कहते हैं वो चुड़ैल या डायन से कम नहीं थी, एक एंटिटी जिसको किसी ने भी अपनी आंखों से देख लिया तो वो इंसान मरेगा ही मरेगा। तो वहाँ पर सब डर गए थे। सबसे एक एक करके कंडक्टर ने पूछा कि आपने उसे देखा, आपने उसे देखा, क्योंकि इनकी एक प्लानिंग थी। कंडक्टर और ड्राइवर की प्लानिंग थी कि जिसने किचकंडी को देखा है वो सब के सब अभी की अभी बस से उतरेंगे। सब ने मना कर दिया, सिर्फ हस्तवेर थे जिन्होंने उस किचकंडी मतलब उस चुड़ैल डायन को देखा था। सारी पब्लिक ने समझाना शुरू करा कि कोई नहीं ठीक है, अगर कुछ होना होगा तो इन्हें होगा, हमें नहीं होगा, हम बस आगे बढ़ाते हैं। बस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। अब जैसे जैसे ये अंधेरे सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, और वो जो रात थी वो एक अमावस्या की रात थी। उस रात सब ने धीरे धीरे महसूस करना शुरू किया कि बस में पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। बस में ऐसा लगता है जैसे किसी का सामान ऊपर से नीचे गिरा है। अचानक से ऐसा लगता है बगल में कोई भाग रहा है। बस के पीछे जो सीढ़ियाँ होती है वहाँ से चढ़ के ऊपर से कोई भागा। फिर सारे लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक जो शांत थे वो थे कंडक्टर और ड्राइवर। इसके बाद ड्राइवर ने अचानक से देख लिया कि बस के आगे से कोई परछाई भाग के गई है। ड्राइवर ने उसे इग्नोर किया, ये सोच के कि अगर मैं हड़बड़ा गया तो सारी पब्लिक पागल हो जाएगी। थोड़ी ही देर में ड्राइवर ने देखा कि बगल में कोई औरत भाग रही है। ये देखने के बाद जो ड्राइवर थे उन्होंने बस रोक ली, और वो एक डिसीजन पे आते हैं कि हमें हस्तवेर को मतलब विमल के दादा को यहाँ उतारना पड़ेगा, मतलब हमें एक पैसेंजर को यहाँ पे उतारना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि सब ने किचकंडी को देख लिया था, और जिसने किचकंडी को देखा उसका मरना तय था। ये एक नेपाल की अर्बन लेजेंड स्टोरी है। सब आपस में बातचीत करते हैं, चिल्ला चिल्ला के वहाँ पे आर्ग्यूमेंट होते हैं, और वहाँ पर एक ही नतीजा निकलता है कि हस्तवेर को बस से उतारना पड़ेगा। हस्तवीर बस में लड़ने लग गए कि मैं नहीं उतरूंगा, मुझे क्यों उतार रहे हो, मेरे को भी साथ लेके चलो, तुम सब ने भी तो देखा है। तो बस वाले इस चीज़ के पीछे पड़े हुए थे कि नहीं, सबसे पहले आपने देखा है, आप बस से उतरोगे, फिर हमें जो होगा हम देख लेंगे। यहाँ पर हस्तवीर जो है विमल के दादा विमल को बताते कि मेरा कितना ही जोर चलता है इतने सारे आदमियों के सामने। उन आदमियों ने मिनट के अंदर मुझे बस से फेंक दिया नीचे। ये सीधा नीचे गिरे मुंह के बल, और इनके सर पे चोट आई, माथे पर एक्चुअली, और दांतों पे होठों पे बहुत चोट आई। हस्तवीर जो थे अंधेरे में गिरे, और अचानक से इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वहाँ पर जो वातावरण था काफ़ी ठंडा हो रखा था। हस्तवीर ने क्या करा, चलते बस के पीछे भागना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज़, जो बस अभी घिस घिस के चलने लग रही थी वो बस पूरी स्पीड से चलने लग गई। हस्तवीर बहुत ज़्यादा हताश थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब मेरा मरना निश्चित है। 5-6 किलोमीटर चलने के बाद इन्हें एक ढाबा दिखता है, एक ढाबा जिस पर ये बैठ के खाना खाना शुरू करते हैं। पर्स तो था इनके पास, लेकिन सारा सामान इनका बस में जा चुका था। वो जो ढाबे वाला था वो ढाबे को बंद करने वाला था, लेकिन उन्होंने जब देखा हस्तवीर बहुत ही ज़्यादा रोते रोते अकेले आ रहे हैं, तो खाना खाने के लिए उन्होंने अपने पास बैठाया और हस्तवीर से पूछना शुरू करा कि क्या हुआ। हस्तवीर ने बताना शुरू करा कि हम उस अनजाने रास्ते से आ रहे थे बस में, और अचानक से बस खराब हुई, नीचे उतरे और एक औरत दिखी जिसने सफ़ेद पल्लू अपने मुँह को रख रखा था और वो ढक के चल रही थी। तो उसके बाद लोगों ने किचकंडी बोल के हमें यहाँ से उतार दिया। तो ढाबे वाला यही बोलता है कि कोई नहीं, आप परेशान मत हो, आप 5-10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको बस मिल जाएगी, लेकिन वो बस डायरेक्ट आपके गांव तक नहीं जाएगी। वो आपको 5 घंटे के रास्ते के बाद आपको छोड़ देगी और शायद आपको 10-12 किलोमीटर चल के अपने घर जाना पड़ेगा। तो हस्तवीर जो थे उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने सोचा कि मुझे निकल जाना चाहिए, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, और अगर सही में मौत लिखी होगी तो किचकंडी मुझे खा जाएगी। हस्तवीर रात को उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। जैसे कि ढाबे वाले ने बताया था, एग्जैक्ट 5-10 किलोमीटर दूर एक बस मिलती है उन्हें। बस में बहुत सारे यात्री बैठे थे और किसी को भी इस चीज़ की टेंशन नहीं थी, क्या किचकंडी या क्या, कुछ भी ऐसा नहीं। वहाँ से बस निकलती है और उस बस को जहाँ तक जाना था, जहाँ पर हस्तवीर को छोड़ना था, वहाँ पर हस्तवीर को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। अब हस्तवीर पैदल पैदल चलना शुरू करते हैं और चल के अपने घर पर पहुँचते हैं 10-12 किलोमीटर दूर। जैसे ही वो अपने घर का गेट नॉक करते हैं, हस्तवीर के पिताजी ने गेट खोला। वो पिताजी जिन्हें हस्तवीर जवान छोड़ के गए थे, सफ़ेद मूछ सफ़ेद बाल, जो इस घर में रह रहे थे और शायद हस्तवीर का ही इंतज़ार कर रहे थे। हस्तवीर ने उन्हें देखा और दोनों बाप बेटे ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। फिर अचानक से हस्तवीर को याद आता है कि माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। उन्होंने पूछना शुरू करा। यहाँ से एक्चुअली में जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ मैं, वो काफ़ी इमोशनल रहेंगी। इन्होंने जैसे पूछना शुरू करा कि माँ कहाँ रह गई, मुझे माँ से मिलना है, तो पिताजी बताते कि बेटा, जो माँ तेरे ऊपर जान न्यौछावर करती थी, उस माँ ने तेरा 10 साल वेट किया।
10 सालों तक वो तेरी राह ताकती रही इसी गेट पे, रोज़ शाम को आती थी और देखती थी कि मेरा बेटा आएगा। 10 साल बाद उस माँ ने अपना दम तोड़ दिया। 10 साल बाद वो जो माँ थी वो इंतज़ार करते करते हस्तवीर का चली गई थी इस दुनिया को छोड़ के। हस्तवीर के ऊपर तो जैसे बिजली से टूट पड़ी थी। मतलब विमल ने बताया कि अक्षय भाई दादाजी जब ये कहानी हमें बता रहे थे तो भी वो रो रहे थे और उनके ऊपर एक गरज सी पड़ी थी, क्योंकि उनकी जो माता जी थी वो इस दुनिया में नहीं रही थी। रोते रोते उन्होंने खुद को संभाला और पूछना शुरू करा कि भाई कहाँ पे हैं, दीदी कहाँ पर है। तो बताना शुरू करा भाई नीचे अपना खुद का पर्सनल घर बना के रह रहे हैं और दीदियों की शादी हो गई है। तो जो परदादा जी थे उनके साथ जो हस्तवीर थे विमल के दादा, उन्होंने शाम गुजारी। और फिर अगले दिन जैसे एक होता है ना कि कैसे न कैसे आप पहुंचा देते हो खबर, तो सबको पता चला कि हस्तवीर जिंदा है। उनके बड़े भाई भी उनसे मिलने आए, उनकी दीदियाँ भी उनसे मिलने आई और सब बहुत रोए, बहुत रोए। सबको तो प्यार मिला था, लेकिन जो हस्तवीर थे वो अपनी माँ के प्यार से बिल्कुल ही अनजान रह गए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऐसे बंध के रह गए कि अपनी माँ से वो कभी मिल नहीं पाए। अब हुआ क्या, जब वहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे तो रेडियो ऑन था और रेडियो पे एक बार बार खबर आ रही थी कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया, उस बस का एक्सीडेंट हो गया। तो हस्तवीर सुन रहे थे कि किस बस का एक्सीडेंट हो गया। और फिर अचानक से जो एंकर थे रेडियो पे उन्होंने बताना शुरू करा कि बस नंबर ये जो वहाँ से वहाँ तक जा रही थी वो बस खाई में गिर गई और उस बस का एक्सीडेंट हो गया। हस्तवीर के पैरों तले ज़मीन निकल गई। विमल के जो दादाजी थे वो अपने परिवार के सामने बैठे थे और अचानक से वो जैसे सब कुछ भूल गए। तो उनके जो हस्तवीर के पिताजी थे, मतलब विमल के परदादा, उन्होंने पूछना शुरू करा कि क्या हुआ, तुम बताओगे अचानक से तुम्हें क्या हुआ, तुम अभी तक तो ठीक थे। तो हस्तवीर ने बताना शुरू करा ये वही बस थी जिससे मैं आ रहा था और इन बस वालों ने मुझे फेंक दिया था, क्योंकि माना जाता है कि किचकंडी जो है वो ख़त्म कर देती है आपको, और मैंने उस किचकंडी को अपने सामने बस में चढ़ते देखा था। जैसे ही पब्लिक को पता चला उन्होंने मुझे बस से फेंक दिया और मेरा सारा सामान वहीं पर रह गया। तो जो परदादा थे उन्होंने बोला कि बेटा सामान तो तुम्हें वैसे भी मिल जाएगा, क्योंकि सामान के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारे पास कुछ तो होगा ना वहाँ पर बताने के लिए, क्योंकि खाई में से लाशें तो निकलेंगी और साथ में सामान भी निकलेगा। हस्तवीर ने क्या करा, सोचा कि यार सामान मिले ना मिले, एक बार मुझे ये जानना चाहिए कि बस के साथ हुआ क्या है। तो ये एक बस पकड़ के उस रास्ते तक पहुँचते जहाँ पर उस बस का एक्सीडेंट हुआ था। इन्होंने देखा कि बस इतनी नीचे खाई में गिरी है कि चाहकर भी उस बस को बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो सामान निकलने की उम्मीदें तो बहुत कम थी। और लगे हाथ खबर में ये भी इन्होंने सुना था कि सब ने अपना दम तोड़ दिया, मतलब उस एक्सीडेंट में कोई भी नहीं बचा। ये हताश होकर वापस आते हैं अपने घर पे और फिर पता चलता है कि जो परदादा थे उन्होंने एक तांत्रिक से पहले ही बात करके रखी थी कि मेरे बेटे के साथ कुछ ना कोई दिक्कत हुई है। तो उन तांत्रिक ने कुछ भी पूछा नहीं, उन्होंने सिर्फ ये बोला, बाबा जो तांत्रिक थे, कि अपने बच्चे को मेरे पास लेके आ जाना, मैं देख लूंगा। तो हस्तवीर के आने पर वो जो बाबा तांत्रिक थे उन्हें घर पर बुलाया गया। जब घर पे बुलाया गया तो वो बाबा तांत्रिक जो थे वो हस्तवीर को बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे। तो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स थे वो पूछना शुरू करते कि बाबा आप बताओगे। जो बाबा थे वो बोलना शुरू करते, बेटा तुम हिमाचल से आए हो ना और तुम्हारी सरकारी नौकरी लगी है। तो हस्तवीर एकदम से हैरान हो जाते कि ये कैसे पता है। फिर बताते हैं बाबा कि तुम्हारा पूरा परिवार वहीं पर रह रहा है और तुम्हें बस में एक औरत दिखी थी ना, कौन थी वो? तो हस्तवीर बताते कि बाबा वो किचकंडी जिसने इस बस का एक्सीडेंट किया है। बाबा एकदम से नीचे देखते हैं और आँख बंद करके देखना शुरू करते हैं और ऊपर देख के बोलते हैं कि बेटा वो किचकंडी नहीं थी, वो तेरी माँ थी। हस्तवीर और पूरा परिवार जैसे वहाँ जम से गए थे। हस्तवीर पूछना शुरू करते, बाबा मेरी माँ कैसे हो सकती है बाबा? मतलब मैंने तो सुना था वहाँ पर वो चुड़ैल डायन थी किचकंडी। बाबा बोलते नहीं बेटा, तेरी माँ 10 साल तक तेरा इंतज़ार करती रही, उसके बाद तेरी माँ गुजर गई और वो ढूंढती ढूंढती तेरे पास तक पहुंच गई थी। और हमेशा जब भी तेरे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली होती थी ना, तो तेरी माँ सारी चीज़ों को साइड कर देती थी। तेरी माँ को पता था कि इस बस का एक्सीडेंट होना है। तेरी माँ ने उस बस में ऐसा माहौल बना दिया कि कैसे भी वो बस छोड़ के सारे पैसेंजर उतर के भाग जाए वहाँ से, लेकिन सबको बस में बैठना था। उन्होंने मतलबीपन दिखाया और तेरे को उस बस से फेंक दिया। तेरी माँ तुझे बचाने आई थी। तेरी माँ तुझसे इतना प्यार करती है कि जाने के बाद भी तेरी माँ आज तक तेरे साथ है। हस्तवीर की आंखों में आंसू थे और पूरा घर परिवार जैसे रोने लग रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोए वो थे हस्तवीर, मतलब विमल के दादा। तभी बाबा अचानक से बोलते हैं, रो क्यों रहा है, कितना परेशान करेगा अपनी माँ को, तेरे बगल में बैठी हो। ये सुनने के बाद हस्तवीर का रोना बिल्कुल बंद नहीं हुआ और वो इधर उधर देख के, माँ कहाँ पे हो? माँ आपने मुझे बचाया। माँ मतलब आप वो नहीं थे जो मैं समझ रहा था माँ। वहाँ पर बाबा जी ये बोलने लगे कि तेरी माँ भी रोने लग रही है, तू भी रोने लग रहा है, सब रोने लग रहे हो, अब शांत हो जाओ। अब वहाँ पर बाबा बोलते कि तू ये बता हस्तवीर कि तू क्या चाहता है,
कि माँ को मैं हमेशा के लिए तेरे से दूर कर दूँ या फिर तू अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहता है। हस्तवीर बोलते बाबा बाबा ऐसा कभी मत करना बाबा, बाबा मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ बाबा, बाबा प्लीज़ मेरी माँ को मुझसे अलग मत करना बाबा। बाबा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बाबा बोलते ठीक है, मैं तेरी माँ को तुझसे कभी अलग नहीं करूँगा। और वहाँ से बाबा उठ के चले जाते हैं। थोड़ी देर में जो बड़े भाई थे वो भी चले जाते हैं। जो दीदी हस्तवीर से मिलने आई थी वो भी चली जाती है। अब रह जाते हैं वहाँ पर हस्तवीर के पिताजी उस घर में अकेले जो अभी तक रह रहे थे। तो हस्तवीर उनसे पूछते हैं कि पिताजी आप कब तक यहाँ पे रहोगे, मेरे साथ चलो हिमाचल में, वहाँ पर अपने पोती पोतियों के साथ खेलो। तो जो हस्तवीर के पिताजी थे, परदादा थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है अब मैं वहाँ पर चल रहा हूँ। हस्तवीर के साथ ये वहाँ पर आ गए। और इसके बाद विमल ने बताया कि अक्षय भाई जो मेरे दादाजी थे उन्होंने बताया कि परदादा जो थे वो साल 2 साल में नेपाल जाते थे बाकी बच्चों से मिलने के लिए, लेकिन वो यहीं पर रहा करते थे। फिर कुछ टाइम बाद जो परदादा थे उनका देहांत हो गया और फिर जो दादाजी थे वो काफ़ी खुश रहा करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी माँ साक्षात उनके साथ रहती है। खुश तो जो परदादा थे वो भी रहते थे, लेकिन जो दादाजी थे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता था। एक दिन वो बस में निकले थे घूमने के लिए, शायद उन्हें कहीं जाना था, किसी के दर्शन के लिए मंदिर में कहीं जा रहे थे हिमाचल से। तो जब सारे पैसेंजर उतर गए तो दादाजी नहीं उतरे थे। कंडक्टर का फ़ोन आया था घर पे, कहीं से नंबर उन्होंने निकाला होगा दादाजी का, और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दादाजी ने बस में ही दम तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था दादाजी को देखकर, जब सामने से मतलब दादाजी को देखा विवेक और उनकी पूरी फैमिली ने, तो ऐसा लग रहा था जैसे दादाजी जाते वक्त बहुत खुश थे, स्माइल करते हुए गए थे और उन्हें पता था कि उनकी मौत निकट आ गई है। तो उन्हें उसी तरीके से जाना था जिस तरीके से वो अपनी माँ से पहली बार मिले थे। और इसके बाद ये पता चलता है कि आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है। बात ये नहीं कि आपके पिताजी आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन जिसने जन्म दिया है उसकी बात अलग होती है। और फिर कितना बुरा लगता है ना जब बहुत सारे ऑडियंस में ऐसे लोग होंगे जिनकी अभी माँ उनके साथ नहीं होंगी, इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी होंगी। मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जब आपके बड़ों का हाथ आपके ऊपर नहीं होता तो कितना बुरा लगता है। क्योंकि हमारे पिताजी नहीं हैं और जनता को हम बस यही कहते हैं कि इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। क्योंकि जब आप कामयाब नहीं होते ना तो आप सोचते हो कि एक दिन ना मैं कुछ बन जाऊँगा और फिर अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करूँगा। फिर जब आप कुछ बन जाते हैं ना तब आपको पता चलता है कि जिनके लिए कुछ करना था वो हमारे बीच में रहे नहीं। अब हमें करना है अपने बच्चों के लिए। बच्चे भी यही सोच रहे होते हैं कि मैं कुछ जब बड़ा बनूंगा तो अपने माँ बाप के लिए करूँगा, और ये साइकिल हमेशा रिपीट में रहती है। हम हमेशा ये सोचते हैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करेंगे, और जब तक कुछ करने वाले बनते हैं तब तक हमारे माँ बाप हमारे बीच में रहते नहीं हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में सिर्फ ये समझ के आता है कि आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास आपके माँ और बाप दोनों हैं तो उन्हें पूछिए, उनकी थोड़ी कदर कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन वो नहीं रहेंगे ना आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आपको आपके पिताजी के नाम से या माताजी के नाम से जाना जाता होगा, लेकिन जिस दिन वो नहीं रहेंगे ना उस दिन आपकी मट्टी पलीत हो जाएगी। और ये चीज़ हम बहुत बखूबी समझते हैं। हम ऑडियंस के सामने रियल इंसिडेंट लेके आते हैं ताकि उनको सीख मिले, ताकि उनको समझ मिले आप भी हमारे अपने हो, आपने हमें बनाया है। हम इस चीज़ का अफसोस तो नहीं करते कि हमारे पिताजी आज हमारे बीच में नहीं है और हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हम अपनी माता जी के लिए वो सब कुछ करते हैं जो कर सकते हैं। आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि जितने भी आप हमारे लोग हो, शायद हो सकता है बहुत सारे माँ बाप भी बीच में बैठ के इंसिडेंट सुन रहे हो, तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी को नमस्कार है, राम राम है। और किसी भी मज़हब से आप हैं तो मेरी तरफ से वहाँ पर जो नमस्कार बोला जाता है, जो राम राम बोला जाता है, हम सब बोल रहे हैं। और इसी तरीके से हम पे आशीर्वाद बना के रखिएगा, इसी तरीके से हम आपका ध्यान रखेंगे, आप हमारा ध्यान रखिएगा। और ऐसे रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो भावुक ना होकर सीधा अब आते हैं हम आखिरी चीज़ों पर। हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जो कि हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसी तरीके से उस चैनल पर आके हमारे सब्सक्राइबर्स और क्रिएटर्स बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने माँ बाप, अपने भाई बहन कैसे अपनों को खो दिया सिर्फ काली क्रियाओं की वजह से। शमशानी क्रियाएं, मसानी क्रियाएं, कैसे घाल उनके घर पर उड़ के आई और एक हांडी गिरी और वहाँ से आवाज़ निकलती पिताजी खत्म हो गए। ऐसे लोग जो अपने आप को पक्का करके आते हैं, अपने दिल पत्थर करके आते हैं, उस चैनल पर आकर अपनी बीती बताते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो उन्होंने कहीं सुनी हो
ताकि आप लोग वो गलती ना करें जो वो कर चुके हैं। आपको कभी ऐसा लगे कि आप उस चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं, आप भी अपनी आप बीती उस चैनल पर आकर बताना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया हम आपको बता देते हैं। आपको स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है, एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेंगे। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा और हम बैठेंगे कैमरे के सामने, बातचीत करेंगे, कुछ ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में और उसे अपलोड करूंगा अपने मेन चैनल पर। स्पॉटिफाई को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, हम ट्रेंड पे अभी चल रहे हैं स्पॉटिफाई में, पूरे इंडिया में हम 4th-5th नंबर पर रैंक कर रहे हैं और आपके प्यार के बदौलत ही ये सब कुछ हो पा रहा है। इसी तरीके से स्पॉटिफाई पे हमारा कंटेंट सुनते रहिए, चलते फिरते आप हमारा कंटेंट स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही सुनने को मिलेगा। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पे हमने 95,000 फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए और इसी तरीके से आपके प्यार के बदौलत हम आगे बढ़ते रहेंगे। जितना ज़्यादा हो सके हमारे इंसिडेंट को शेयर कीजिएगा ताकि लोग इनसे कहीं ना कहीं सीख ले पाएँ। कहीं ना कहीं किसी गलती किसी की सीख बन सकती है सिर्फ आपकी इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। अपने घर परिवार में प्यार बना के रखिए, एकता बनाए रखें, माँ बाप की इज्जत करें, दादा दादी नाना नानी सबको पूछिए और फिर आखिरी में आते हैं सबसे ऊपर हमारे भगवान। आपको हमेशा वो सलामत रहेंगे और हमारी यही उनसे विनती होगी आपको लेके। इसी तरीके से चैनल पे वीडियोस और पॉडकास्ट देखते रहिए, हम नए वीडियो नए पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन नए वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। फादर को देख के रोने लग गए, दोनों को गले मिल करके बहुत रोए। बोला कि मम्मी कहाँ है? बोला मम्मी, तेरी मम्मी तो बोले तेरे जाने का बहुत इंतज़ार किया उसने, तेरे आने का, तू आया ही नहीं। 10 साल इंतज़ार किया उसने, 10 साल के बाद उसकी डेथ हो गई। तो दादाजी वो बात सुन के बहुत, अपनी माँ के बहुत लाडले थे वो, बहुत ज़्यादा वो थे। कुछ नहीं बचा था सर उसका बस का, बहुत ऊपर से, क्योंकि आपको पता है नेपाल बहुत पहाड़ी क्षेत्र है। जब तेरी माँ मरी थी ना, तुझे ढूंढते हुए तेरे पास आई एक एनर्जी की फॉर्म में। तो हमेशा देखती है तुझे कभी भी किसी चीज़ की वो नहीं, टेंशन नहीं होने दी। तेरे खुशी में खुश होना, तेरे दुखी में दुखी होना, तेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आने देना।